जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे कई सारे अहम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पर। सबसे पहले सबसे ज़्यादा चर्चित मामला नोबेल प्राइज़ जिसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे लेकिन उनको नहीं मिला। हालाँकि उन्होंने फिर भी बोला कि मैंने 8 जंगें रुकवाई लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिलेगा और वो नहीं मिला। और वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया मशाडो को वो मिल चुका है और ये भी अपने आप में बड़ा अपडेट है। साथ ही जो ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच में जो ऑल आउट ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है, जिसमें ये भी अपडेट आ गया है कि जो साउथ कोरिया में एशिया पैसिफिक समिट में वो मिलने वाले थे, उसमें भी अब डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग की मुलाकात नहीं होगी। और साथ ही जो ये जंग छिड़ चुकी है जिसमें अब 100% टैरिफ चाइना पर अमेरिका ने लगा दिया है, उससे पहले चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल पर लगाया। तो ये सारी अपडेट्स पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अफ्रीका और भारत के जो रिश्तों में डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अंशु जोशी। स्वागत है आपका अंशु जी। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर, आपके इतने बढ़िया शो पर इनवाइट करने के लिए। और सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंशु जी, सबसे पहले तो जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज और वो नहीं मिला और वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर ये अवार्ड ले गए, कैसे आप देख रही हैं इस डेवलपमेंट को? अंबर, कल मैं एक टीवी शो पर ही थी जब ये अनाउंसमेंट नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने करना था कि नोबेल पीस प्राइज का इस वर्ष का विजेता कौन होगा। तो लगातार हम सभी चर्चा कर रहे थे पैनल पर और मैंने इस बात को कहा था कि इट्स हाईली अनलाइकली कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार मिलेगा। पहले भी कई बार उनका नॉमिनेशन किया जा चुका है इस पुरस्कार के लिए, लेकिन इस टेन्योर में लगातार जिस तरह से वो काम कर रहे हैं तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता। तो मुझसे एंकर ने ये प्रश्न भी पूछा कि नहीं, पर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 7-8 युद्ध रुकवाए। तो मैंने कहा कि अब वो रामायण या महाभारत का युद्ध रुकवाया, बस ये क्लेम करना उनका बाकी है। बाकी तो जिस तरह के वो क्लेम्स करते चले आ रहे हैं। पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोबेल पीस प्राइज को लेकर के आप सभी के साथ ये बात करना चाहती हूँ, बिकॉज देयर आर सम फैक्ट्स जो हम सबको पता होना चाहिए। एक तो हम सबसे पहले इस बात को समझें कि 1901 से एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल में नोबेल पीस प्राइज और दूसरे जो नोबेल प्राइजेस हैं उनकी बात करके कमिटीज बना के और ये अवार्ड्स देने की बात की थी। इसके बाद से ये अलग अलग कैटेगरी के अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये जो नोबेल पीस प्राइज है, दिस इज द ओनली कैटेगरी जिसके लिए नॉर्वे के 5 जजेस की कमिटी बनी हुई है अंबर। और बाकी के जो अवार्ड्स हैं उनके लिए जो कमिटीज हैं वो स्वीडिश कमिटीज हैं। अब नॉर्वे जैसे छोटे से देश के जजेस की एक कमिटी थी। ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि लेटर्स भेज के अलग अलग लीडर्स के माध्यम से उन्होंने इस बात को अपनी एक कैंपेनिंग करवाई, लॉबी की उन्होंने कि भाई ट्रंप ही हकदार हैं इस अवार्ड के। लेकिन यदि आप स्टैंडर्ड्स या मानक देखें इस अवार्ड के लिए तो वो ये हैं कि एक ऐसा पीस चैंपियन जिसने कि प्रोलॉन्ग्ड वे में, सस्टेन्ड वे में लंबे समय से शांति और सुरक्षा के लिए संघर्ष किया हो। अब ये शांति और सुरक्षा का अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ युद्ध रुकवाए हो, क्योंकि यदि हम पिछले कुछ यदि नोबेल प्राइज पीस प्राइज विनर्स को देखें, आप देखिए मलाला यूसुफजई को देख लीजिए, आप हमारे यहाँ के कैलाश सत्यार्थी को देख लीजिए, अभी इस बार की जो विजेता अनाउंस हुई है मरिया मचाडो, उनको लेकर के मुझे ये प्रश्न पूछा गया कि इनको कैसे मिल गया। तो ये युद्ध रुकवाना ही शांति या सुरक्षा का मानक नहीं है। आज की जो शांति और सुरक्षा की परिभाषा है वो युद्ध रुकवाने से कहीं आगे बढ़कर है। तो विमेन राइट्स को लेकर के, डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर के, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के, चिल्ड्रन राइट्स को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को लेकर के, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को लेकर के, ये जो तमाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो अलग अलग ह्यूमन सिक्योरिटी से या सिक्योरिटी की डेफिनेशन से जुड़े हुए डायमेंशंस हैं, इनमें जो लोग बहुत लंबे समय से प्रोलॉन्ग वे में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको चुना जाता है। 338 नॉमिनेशंस थे, इसमें कई संस्थानों के भी नॉमिनेशंस थे। तो वेनेजुएला की जो ये मरिया मचाडो है, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने लंबे समय से लड़ाई लड़ी है वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक राइट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, और इसके लिए उनको चुना गया। महिला है, ये भी देखिए एक मानक है। तो अब जो स्टैंडर्ड सेट है
उन पर तो ट्रंप कहीं खरे उतरते नहीं थे। ना तो गन लॉबी को कंट्रोल कर पाए, बल्कि गन लॉबी को वो प्रमोट ही करते हैं। वो पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को खराब कर देते हैं जब भी उनका टेन्योर होता है। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को की बात को में विश्वास ही नहीं करते। वो क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को एक धोखा बताते हैं। पेरिस पीस अग्रीमेंट से वो और पेरिस जो ये पूरा क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को लेकर के एक अग्रीमेंट है, उससे उन्होंने यूएस को बाहर निकाल लिया। तो ये जो तमाम वुमेन राइट्स को लेकर के वो जिस तरह की बात करते हैं, अबॉर्शन लॉ को लेकर के, अबॉर्शन राइट्स को लेकर के वो जिस तरह की बात करते हैं, तो फिर उसमें इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बड़ा मुश्किल था कि सिर्फ मैंने युद्ध रुकवाए। और ये कौन से युद्ध रुकवाए, इसको लेकर के भी आप देखिए कि कितनी बहस छिड़ी हुई है। भारत सरकार के द्वारा लगातार कहा गया कि भाई ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच का जो डिसएंगेजमेंट हुआ उसमें कोई भूमिका नहीं निभाई है। यही बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी फिर आगे चल के कही। तो जो ट्रंप ने दावे किए उनकी भी कहीं ना कहीं हमें हवा निकलती हुई दिखाई पड़ी। और रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने पे तो अभी तक असफल ही रहे हैं। जिस ट्रूस अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं अभी, जो इजराइल और हमास के बीच में हुआ है, वो कहां तक जाता है अभी इस पे भी प्रश्न चिन्ह है। तो ये तमाम जो बातें थी इनको लेकर के ये बहुत संभव ही था। हम इसी बात को लगातार रख रहे थे एज एन एक्सपर्ट। मैं इस बात को कह रही थी कि ये जो पीस प्राइज है नोबेल का, ये ट्रंप को नहीं मिलने वाला। और मुझसे किसी ने पूछा कि क्या एलन मस्क को मिल सकता है, मैंने कहा उनको भी नहीं मिल सकता, इट इज हाईली अनलाइकली। तो ये देखिए वही होता हुआ नजर आया कि हम पीछे के यदि विजेताओं को देखें, ट्रंप को मुझे लगता है कि जिस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं नोबेल पीस प्राइज के, उसको समझते हुए अब वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो लेफ्ट ओरिएंटेड कमिटी है, जजेस बायस्ड हैं, फलाना ढिमकाना। तो यदि आपको ये सारी बातें पता थी, आपको स्टैंडर्ड्स पता थे, तो बीइंग अमेरिका के प्रेसिडेंट होकर के कि आप विश्व के सबसे शक्तिवान देश के सबसे शक्तिवान नेता है, इस दौड़ में मुझे लगता है उनको दौड़ना ही नहीं चाहिए था। और फिर दौड़े तो फिर अब वो तो उसमें पीछे रह ही जाना था। तो बहरहाल ये पूरी जो एक बात है। और इसमें मैं एक और बिंदु जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम इस कमिटी को देखते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हूँ, इसकी हिस्ट्री की बात बता रही हूँ, तो इसमें जिस तरह के विजेता चुने जाते हैं वो एक मैं कहूंगी कि एक प्रकार का चेहरा चुना जाता है। आप देखिए मलाला यूसुफजई का यदि हम नाम लें, अब ट्रंप एलिगेशन लगा रहे हैं कि ओबामा ने ऐसा क्या काम कर दिया कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। बिल्कुल सही बात है। देखिए अश्वेत राष्ट्रपति थे, अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति थे, और अमेरिका के डेमोक्रेट अश्वेत राष्ट्रपति थे। फिर आप देखिए हमारे यहाँ से कैलाश सत्यार्थी को ये मिला है। महात्मा गांधी, जिनको पूरे वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, उनसे इंस्पिरेशन लेकर के मार्टिन लूथर किंग जैसे आप देखिए शांति के पैरोकार हुए, एक्टिविस्ट हुए, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। लेकिन महात्मा गांधी को तो आज तक नोबेल पीस प्राइज मरणोपरांत नहीं मिला। तो ये एक समझने की बात है। इसलिए पहली बात तो इस रेस में उनको कूदना नहीं चाहिए था। अब कूदे तो असफल रहे हैं। तो अब मुझे यही लगता है कि वो जो वहां के स्टैंडर्ड्स थे उस पर तो उनको खरा उतरना ही नहीं था। अंबर अब जो है अमेरिका और ट्रंप के बीच में आप मेरी आवाज वापस आ रही है? आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब आ रही है जी। जी, अभी फिलहाल शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में जो एक ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और 100% टैरिफ अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लगा दिया, और साथ ही चाइना ने पहले उनके रेयर अर्थ मिनरल्स और उस सब पे किया था। जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, और जो एक्सपेक्टेड था कि साउथ कोरिया में मिलने वाले हैं शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, उस पर भी क्लैरिटी आ गई है, मुलाकात नहीं होगी। अब रिश्ते चाइना और अमेरिका के बीच में बदतर हो चुके हैं। पहले ये था कि अरे चाइना पे क्यों नहीं लगाया। ये जो हालात बन रहे हैं, आपको क्या नतीजा नजर आ रहा है इस सब के बीच में? अब जो ये वर्तमान स्थिति बनी हुई है, क्रिटिकल मिनरल्स को के सप्लाई को जो कट करने की बात चीन ने कही अमेरिका को, और जो ये डिसीजन लिया चाइनीज गवर्नमेंट ने, उसके बाद ट्रंप खिसिया गए हैं। अब उन्होंने पलट के चीन पर 100% का टैरिफ कर दिया है। कल धमकियां आ रही थी कि आप शी से नहीं मिलेंगे, लेकिन आज सुबह तो मैं खबरें पढ़ रही थी कि यू टर्न लिया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऑफिशियली मैं ट्रिप को या इस वार्तालाप को कैंसिल कर दूंगा। अब एक यहाँ पे बिंदु समझने की बात है कि अमेरिका की आर्थिक नीति और आर्थिक स्थिति की दृष्टि से देखिए, सामरिक स्थिति या सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, और आप एनर्जी ट्रांजिशन की दृष्टि से देखिए, तो क्रिटिकल मिनरल्स आर द मोस्ट क्रिटिकल आई वुड से द नीड और द एलिमेंट्स। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिनकी 70% से ज्यादा आपूर्ति जो है, जितना अमेरिका को चाहिए प्रतिवर्ष, वो चीन करता आ रहा था।
अब जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं उसमें अमेरिका के ट्रंप के प्यूनिटिव रुख को देखकर, जिस तरह से ट्रंप बयानबाजी करते रहते हैं, गर्मियों में भी मेरे ख्याल तब एक इस प्रकार की स्थिति बनी थी जिसमें कि अमेरिका ने, ट्रंप ने चाइना के ऊपर बहुत हेफ्टी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तब शी ने साफ साफ ये स्टेटमेंट दिया था कि जितना टैरिफ अमेरिका चीन पर लगाएगा उससे बढ़कर टैरिफ चीन अमेरिका के ऊपर लगाएगा। तो वहां से यू टर्न लेते हुए फिर हमें ट्रंप दिखे थे। अब जो ये स्थिति बनी है इसमें हम ये समझें कि चीन की तरफ से एक तो नियोडाइनियम एक क्रिटिकल मिनरल है जिसका जो उपयोग है वो हाई परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट्स में होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए मस्ट है, आवश्यक है। फिर डाइस्प्रोडियम और टर्बियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये भी मैग्नेट्स हैं और इनका इस्तेमाल अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए होता है। समारियम है जो कि हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स के लिए आवश्यक है। इसके अलावा देखिए जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, इसकी सबसे ज्यादा सप्लाई अमेरिका के पास चीन से आती है। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू कैपेबिलिटीज के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका के लिए आवश्यक है। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आप चाहे एरोप्लेन्स को देख लीजिए, विंड टर्बाइंस को देख लीजिए, स्मार्टफोन्स को देख लीजिए, इनके लिए चीन से आने वाले क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका के लिए परम आवश्यक हैं। आप नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखिए तो डिफेंस और मिलिट्री सिस्टम में मैंने जैसे आपको बताया जो अलग अलग चीन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनका उपयोग होता है, आवश्यक रूप से होता है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आप देखें तो लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, इनका जो उपयोग है वो चाहे सोलर पैनल्स हो या विंड टर्बाइंस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इनके लिए आवश्यक है। गैलियम जो है वो अमेरिका के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आवश्यक है। तो इन तमाम क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति पर अब एक बड़ा कट करने की घोषणा चीन ने की, जिससे कि ट्रंप बौखला गए हैं, क्योंकि ये अमेरिका के लिए, मैंने कहा कि ये क्रिटिकल है इनकी सप्लाई, और यदि ये सप्लाई बाधित होती है तो इससे निश्चित तौर पर अमेरिका की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, उसकी नेशनल सिक्योरिटी पर, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग पर और उसका जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यही कारण है कि फिर ट्रंप ने पलटकर बौखलाकर शी पर या चीन पर मैं कहूं कि 100% टैरिफ लगाने की बात की है। लेकिन ये जो टैरिफ की धमकी है, मुझे लगता है शी तो इसको पहले से झेलते आ रहे हैं। ये चीन की तरफ से जो अब ये कदम उठाया गया है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रंप आगे चल करके हमें अपनी दूसरी नीतियों में भी, जैसे हम पर जो प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए हुए हैं, मुझे लगता है यू टर्न लेते हुए नजर आ सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम पर टैरिफ लगे, ब्राजील पर टैरिफ लगे, चीन के प्रति हम इस बात को अंबर लगातार डिस्कस भी कर रहे थे कि ऐसी क्या वजह है कि जब चीन के साथ बात आती है तो ट्रंप थोड़ा सा एक नरमी वाला रुख हम देख रहे हैं, जबकि हमसे ज्यादा रशिया के यदि करीब है या हमसे ज्यादा यदि कोई रशिया से ऑयल एंड गैस लेता है तो वो चीन लेता है। 582 बिलियन यूएसडी का भी गुड्स और सर्विसेज दोनों का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में। तो इस ट्रेड में अब हम यहां पर एक डिस्रप्शन आते हुए देख रहे हैं, और यही कारण है कि जब ये डिस्रप्शन आएगा तो जैसे कि मैं बता रही हूं कि अमेरिका की इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्रल और जो एनर्जी की पोजीशनिंग है वो वीक होगी, और इसीलिए ट्रंप ने बौखला करके अब ये इस प्रकार की अनाउंसमेंट्स की हैं। अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि चीन की तरफ से जो ये 100% टैरिफ्स ट्रंप ने लगाए हैं, इसका क्या जवाब आता है और इसके बाद दोनों देशों की तरफ से किस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन अंशु जी, ये बात तो साबित हो रही है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी थी, ये दाव उनका खुद ही उन पर उल्टा पड़ता जा रहा है, चाहे भारत के केस में देखें, चाइना के केस में देखें, क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर है और ऐसे में टैरिफ लगाना ये अमेरिका पे खुद ही भारी पड़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ता जा रहा है? यूएस कांग्रेस ने लिखा डोनाल्ड ट्रंप को और कहा कि आप भारत के साथ रिश्तों को रीसेट और रिपेयर करें। तो आपको क्या लग रहा है कि अब चाइना के उसमें भी हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा और हम रीसेट देते आते हुए देखेंगे इस पूरी पॉलिसी में? अंबर, मुझे लगता है कि सूनर और लेटर ट्रंप अपनी जो अभी जो बयानबाजी कर रहे हैं या जिस प्रकार के टैरिफ्स हम पर लगा रखे हैं, जिस प्रकार का बर्ताव हमारे साथ कर रहे हैं, उससे हमको धीरे धीरे यू टर्न लेते हुए दिखाई जरूर पड़ेंगे, क्योंकि यू टर्न लेने में उनको समय वैसे लगता नहीं है। और अभी चीन की तरफ से, एक तरह से ये चीन की तरफ से मैं कहूंगी कि एक प्यूनिटिव एक्शन है, क्योंकि चीन बहुत अच्छे से समझता है कि किस तरह से चीन के द्वारा जो क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका को सप्लाई किए जाते हैं
वो उसकी आपूर्ति अमेरिका अभी स्वयं से नहीं कर सकता है। उसके पास प्रोडक्शन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, डोमेस्टिक रिफाइनिंग से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग से और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। और यदि हम चाइनीज सिस्टम को देखें तो एक डोमिनेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है चीन के पास, एक एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम है उसके पास, एक उसका कॉस्ट एडवांटेज भी है जो चीन के पास है। तो आप जो कह रही थी कि जो टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए गए उसका एक कहीं ना कहीं असर हम अमेरिकन बाजारों पर देख रहे हैं। मेरी लगातार जो टीवी पैनल्स पर अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत होती है, हम इसको जियोपॉलिटिकल वे से देखते हैं कि अब इसका क्या असर जियोपॉलिटिक्स पे पड़ेगा, पर अर्थशास्त्री कई प्रोमिनेंट जो इकोनॉमिस्ट थे वो लगातार इस बात को कह रहे थे, और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि धीरे धीरे जो ये तमाम टैरिफ पॉलिसीज ट्रंप ने इंप्लीमेंट की, इसका नेगेटिव असर अमेरिका के घरेलू उद्योगों पर, अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, अमेरिका की जो कॉस्ट्स इन्वॉल्व हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अमेरिका का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उस पर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप हम देखिए फार्मा पर जो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, सिनेमा पर जो टैरिफ लगा दिया, तो उसका असर आज कहां पड़ रहा है? जो कीमतें हैं वो तो अमेरिका के बाजारों में इन तमाम प्रोडक्ट्स की बढ़ी, तो अमेरिकन जो जनता है उनको ये जो तमाम ट्रंप हरकतें कर रहे हैं इनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है कई गुना, अनएम्प्लॉयमेंट का अचानक से रेट बढ़ा है। हमने लगातार चर्चा की थी कि जब इस प्रकार के जो ये बढ़े हुए टैरिफ्स अलग अलग सेक्टर्स पर एक के बाद एक ट्रंप घोषित करते चले जा रहे हैं, फिर H1B वीजा पर भी जिस तरह से उन्होंने अचानक उसकी जो दरें थी वो बढ़ा दी, तो हमने इस पर चर्चा भी की थी अंबर कि जो कंपनीज अभी ऑपरेशनल है अमेरिका में वो धीरे धीरे अपने ईज ऑफ बिजनेस को और अपने कॉस्ट एडवांटेज को देखते हुए हो सकता है अपने ऑपरेशंस दूसरे देशों में ले जाना शुरू करें, और इसका असर वहां की जनता के रोजगार पे पड़ेगा, युवाओं पर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर पड़ेगा ऑफ कोर्स, और जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा। तो अब ट्रंप के सामने बड़ी घरेलू चुनौतियां हैं, वो जिन चुनौतियों के समक्ष ये चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बने थे, मुझे लगता है उन्हें सबसे पहले फोकस करना चाहिए था अपने घरेलू बाजार से जुड़ी हुई चुनौतियों पर, और इन चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक ट्विस्ट किया और जिस तरह से दूसरे देशों पर दंडात्मक कार्यवाही करनी शुरू की, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत के साथ रिश्ते भी खराब हुए। उसकी वजह से हमारे इस एक रीजन में और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लेवल पर उनकी पोजीशनिंग भी खराब हुई, अमेरिका की ब्रांड इमेज भी खराब हुई। आज जो बाकी के देश है वो अमेरिका को कैसे देखते हैं? आज हम एक लेमेन्स लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम कहते हैं नहीं भाई, अमेरिका जैसे देश पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले इस प्रकार की बात हम चीन के परिप्रेक्ष्य में करते थे, लेकिन अब देखिए न सिर्फ भारत, दूसरे देश भी अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं। तो सूनर और लेटर, अब देखिए इतने दिनों से महीनों से जो एक ये नोबेल पीस प्राइज का राग अलाप रहे थे वो भी उनको नहीं मिला। जो युद्ध खत्म करवाने की बात कर रहे हैं, दुनिया हंस रही है, इस बात को कोई मान ही नहीं रहा है। लोग मजाक कर रहे हैं कि हाँ भाई अब आप ये भी अनाउंसमेंट कर दीजिए कि महाभारत का युद्ध भी आप ही ने रुकवाया था, रामायण का युद्ध भी आप ही ने रुकवाया था। तो अब मुझे लगता है कि आगे चल के ट्रंप को ये समझना आवश्यक है कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ हाथ मिला करके अमेरिका को आखिर में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसकी वजह से आतंकवादी जो गतिविधियां थी वो और पल्लवित और पोषित होना शुरू हो जाएंगी। तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये और एक बड़ा चैलेंज बन के ट्रंप के सामने सूनर और लेटर आने वाला है। तो मुझे लगता है अंबर की नवंबर दिसंबर तक आते आते हो सकता है कि हमें स्थितियां थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आए, पर अब ट्रंप है, अनप्रिडिक्टेबल है, कहना मुश्किल है कि क्या करेंगे। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पल में तोला पल में माशा होते हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे रीजन में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं, 1 हफ्ते की यात्रा पर हैं, और उसके पहले ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, और प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ उनका स्वागत भी किया गया। फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर बातचीत, मीटिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, और अब भारत को अफ़गानिस्तान ने रेरथ और इन सबको एक्सप्लोर करने के लिए भी ऑफ़र किया है। काफ़ी बदलाव हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर से जो 8 दिन की विज़िट है उसको लेकर बहुत सारे लोगों को ये कि हिस्टोरिक 8 दिन की यात्रा, क्या सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आ रही और पर्दे के पीछे हैं, क्या बदलने वाला है?
अंबर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आज की चर्चा में जोड़ दिया। मुझे लगता है दिस शुड बी द फोकस ऑफ टुडेज डिस्कशन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो भारत आए और ब्रिटेन और भारत के रिश्ते हम सभी जानते हैं और वो लगातार एक पॉजिटिव डायमेंशन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबानी रिजीम के फॉरेन मिनिस्टर का भारत आना पूरी दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है, खबरों का विषय बना हुआ है, सुर्खियों का विषय बना हुआ है। और कई लोग मुझसे इस बात को पूछ रहे हैं कि हम कैसे तालिबानी रिजीम के एफएम को अपने यहाँ वेलकम कर सकते हैं, हम कैसे अब ये घोषणा कर सकते हैं कि हम अफगानिस्तान में एक फुल फ्लेजेड अपना कॉन्सुलेट ऑपरेशनल करेंगे, हमारी एम्बेसी ऑपरेशनल होगी। तो मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत वर्षों पुराने सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं अंबर, और अफगानिस्तान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट का रिश्ता रहा। लेकिन 2021 में जब तालिबान ने तलवार की नोक पर अफगानिस्तान की सरकार को अपने अधीन कर लिया, एक सरकार अपनी वहां एस्टेब्लिश कर दी, तब हमने वहां चीन और पाकिस्तान की प्रेजेंस देखी थी। लेकिन भारत के साथ रिश्ते वहां से थोड़े खराब होने शुरू हुए, क्योंकि भारत विदाउट मिंसिंग इट्स वर्ड्स हर अंतरराष्ट्रीय मंच से इस बात को कहता है कि किसी भी आतंकवादी संगठन को, आतंकवाद की किसी भी गतिविधि को हम न तो मान्यता दे सकते हैं, न स्वीकार कर सकते हैं, न बढ़ावा कर सकते हैं। लेकिन इसी तालिबान ने, इन्हीं मुत्तकी ने जब भारत पर पहलगाम हमला हुआ तो उसकी भर्त्सना की, उसे कंडेम किया, भारत को सहयोग करने का आश्वासन दिया, मैसेजेस भेजे, पाकिस्तान को कंडेम किया। अब यहां पर मैं आपको भू राजनीतिक दृष्टि से कुछ समीकरण बताती हूं, कुछ बिंदु बताती हूं, कुछ फैक्ट्स बताती हूं। हम देखें, हमारे और अफगानिस्तान के रिश्ते 2021 के बाद से थोड़े खराब हुए। हम वो देश हैं जिसने अफगानिस्तान के तालिबानी रिजीम को अभी तक मान्यता नहीं दी, और बाकी की दुनिया ने भी नहीं दी। अभी तक रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस तालिबानी रिजीम को मान्यता दी हुई थी। लेकिन अब मुत्तकी के भारत आने के बाद, ऑफिशियल विजिट के बाद, मायने बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने भी घोषणा की, हालांकि हम एक पॉजिटिव एंगल से ह्यूमैनिटेरियन एड्स के माध्यम से जिस प्रकार के हम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पर अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, उस पर हम लगे हुए थे, 2021 के बाद से भी लगे हुए थे। एक पॉजिटिव इंगेजमेंट हमने अफगानिस्तान के साथ बना करके रखी थी। अब जो ये तालिबानी रिजीम की बात आती है, तो यहां पर हम अब एक बदलाव आते हुए देख रहे हैं। वो बदलाव क्यों आवश्यक है? क्योंकि दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कैसे वैश्विक राजनीति के पटल पर अमेरिका और पाकिस्तान ने एक नया गेम खेलना शुरू किया है। पिछली चर्चा में हमने पासनी पोर्ट की भी बात की थी कि किस तरह से ग्वादर जिले के पासनी पोर्ट में जाकर के अमेरिका अब निर्माण करने वाला है, वहां एक बेस एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, वहां से एक मैरीटाइम गलियारा बनाने की बात कर रहा है, और इसकी जो सीमा है वो ईरान अफगानिस्तान से लगती है। वहीं दूसरी ओर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखिए, लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। जब तालिबान की सरकार बनी थी तो यहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ था, हम इस बात को ना भूलें, चीन भी बैठा हुआ था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में किस प्रकार के रिश्ते हैं, और अभी यदि हमें इस पूरे रीजन में अमेरिकन और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस को कंटेन करना है तो अफगानिस्तान के साथ रीअलाइनमेंट आवश्यक है, सामरिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊं, हम क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा कर रहे थे। अफगानिस्तान वो देश है जिसके पास 1 से 3 ट्रिलियन यूएसडी का अभी अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके पास, और अफगानिस्तान भारत के साथ इस एक एरिया में आगे बढ़ना चाहता है, सहयोग करना चाहता है। और भारत ने फिर इस बात को कहा कि तालिबानी रिजीम से भारत इस बात की अपेक्षा करता है कि इंक्लूसिव रहे और किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को पल्लवित पोषित ना करे, बढ़ावा ना दे। जिस पर कि हम देख रहे हैं कि जो ये वर्तमान सरकार है, मुत्तकी भारत आए हैं, वो इस बात को दोहरा रहे हैं, इस बात को रीआइट्रेट कर रहे हैं। तो फिर जब हम देख रहे हैं कि यहां पर एक सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस प्रकार की हमारे आसपास की भू राजनीतिक परिस्थितियां बनती हुई या बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं, उसमें फिर ये एक रीअलाइनमेंट हमको आवश्यक होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें एक आर्थिक इंगेजमेंट की दृष्टि से भारत ने पहले ही बिलियंस यूएसडी जो हैं वो यहाँ पर निवेश कर रखे हैं। कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम कर रहा है भारत। और फिर हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में हमारे लिए प्रवेश द्वार है अंबर, और चाबहार पोर्ट पर जो हम काम कर रहे हैं वो भी एक प्रवेश द्वार हम अफगानिस्तान के रूप में देखते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ सहज संबंधों से हमको ये जो पूरा हम एक गलियारे का निर्माण कर रहे हैं, जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पर, डेवलपमेंट पर हम काम कर रहे हैं, उसमें हमको एक ईज मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, एक सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा हम देखें,
अफगानिस्तान के लिए भारत के साथ एंगेजमेंट क्यों जरूरी है? पाकिस्तान को इस रीजन में अफगानिस्तान भी कंटेन करना चाहता है, और इस दृष्टि से यदि भारत के साथ सहयोग मिलता है तो अफगान पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहां पर अफगानिस्तान एक बेटर रूप में इंगेज हो सकता है, ऐसा अफगानिस्तान सोचता है। हमें भी जो है पाकिस्तान को कंटेन करना है, हमारा ये एक साझा उद्देश्य कहीं ना कहीं हम देखते हैं। दूसरी ओर हम यदि देखें कि यदि डाइवर्ट करनी पड़ी अपनी फोर्सेस पाकिस्तान को, एक तरफ हमारी तरफ की बॉर्डर पर, दूसरी तरफ अफगानी बॉर्डर पर, तो इसका जो कहीं ना कहीं सामरिक बेनिफिट है वो हमें मिलेगा। और फिर हम देखें कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए यदि सेंट्रल एशिया में हमको प्रवेश और निवेश करना है तो अफगानिस्तान हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। फिर यदि हम देखें सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और अब मैं कहूं एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक पीपल टू पीपल कनेक्ट है, अफगानी लोग जो है, जनता जो है, जिस प्रकार से भारतीयों से प्रेम करते हैं, भारतीयों का जिस प्रकार से अफगानी लोगों के प्रति एक प्रेम है, विश्वास है, और मैं कहूं कि एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है कई कई वर्षों का, तो वो उस दृष्टि से भी हम देखते हैं कि ये एक जो हम रीअलाइनमेंट कर रहे हैं उसके विद अ कॉशन हम कर रहे हैं, हालांकि उसके हमको एक पॉजिटिव टेंजेंट्स आगे निश्चित तौर पर दिखाई पड़ सकते हैं। अंबर, यही इसीलिए यही वजह है कि मुत्तकी 2001 से उन पर बैन लगा हुआ था ट्रैवल पर, लेकिन यूएनएससी में लिस्टेड थे, लेकिन ये बैन अभी सितंबर 2025 में यूएनएससी के ही सारे मेंबर्स के द्वारा हटा दिया गया, और तब मुत्तकी भारत आए हैं, वाया मॉस्को आए हैं। मॉस्को में एक पूरा अफगानिस्तान को लेकर के डायलॉग हुआ है बहुत महत्वपूर्ण, उसके फ्यूचर रोड मैप को निर्धारित करने के लिए, और उसके बाद मुत्तकी भारत आए हैं। तो एक यहाँ पर मैं एक रशियन एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी देखती हूँ। और वर्तमान पूरी जो मैंने ये स्थितियां डिस्कस की, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल एशिया के पर्सपेक्टिव से, मुझे लगता है कि ये रीअलाइनमेंट दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुत्तकी भी ही लुक्स फॉरवर्ड टू री एंगेजमेंट एंड बेटर एंगेजमेंट विद इंडिया, क्योंकि उन्हें भी अपने देश को आगे ले जाने के लिए भारत जैसे देशों से मान्यता आवश्यक दिखाई पड़ती है। जी हाँ। लेकिन जो आपने यूनाइटेड नेशन की जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आमिर खान मुत्तकी को घोषित किया हुआ था, और उसके बाद पहले उनको वो एग्जम्पशन मिलता है, फिर उसके बाद वो यात्रा पर निकलते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये भी संकेत मिलता है शुजी कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका की सहमति से हो रहा है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस तरह से एग्जम्प्ट किया जाता है तो अमेरिका और यूएन एक ही बात है। तो ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका अभी भी है अफगानिस्तान में। ये आपने जो एक बहुत रोचक प्रश्न पूछा है, तो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग द 5 परमानेंट मेंबर्स, उसमें बाकी के देश भी हैं, उसमें रशिया और चीन का भी कहीं ना कहीं एक हम देखते हैं कि अपर हैंड हमेशा रहता है। यदि हम सिक्योरिटी काउंसिल को देखें तो इतिहास में यदि झांक करके देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल को अमेरिका ने डोमिनेट किया। देयर वर मोमेंट्स जब चीन ने वीटो लगाया, देयर वर मोमेंट्स जब रशिया ने वीटो लगाया, तो निश्चित तौर पर हाँ, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूं कि यहाँ पर यदि अमेरिका के द्वारा भी सहमति प्रदान की जाती है तो इसके अपने कुछ कूटनीतिक मायने हो सकते हैं, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन हम इस बात को भी ना भूलें कि बीते दिनों किस तरह से ट्रंप ने सीरिया के साथ रीअलाइन करने की, सीरिया में जाकर के अल कायदा के जो लिस्टेड टेररिस्ट थे, जो अब बड़े ओहदे पर बैठे हैं, अब जो है वो सीरिया के लीडर हो गए हैं, तो उनको किस प्रकार से मान्यता दी, किस प्रकार से वहां पर चर्चा शुरू की। तो जब उसी एक कदम को अमेरिका उठा रहा है, तो उसी कदम को जब दूसरे देश उठाने की बात करते हैं तो वहां पर किस बिना पर, क्या ग्राउंड लेकर के ट्रंप या यूएस वीटो लगाएंगे या उस स्टेप को उठाने के लिए मना करेंगे। तो ये एक हम जिस प्रकार की स्थितियां देख रहे हैं, और वर्तमान जो स्थितियां अमेरिका के लिए भी बनी हुई हैं, उसमें निश्चित तौर पर जो ये बैन लिफ्ट किया गया मुत्तकी के ऊपर से, जिसके बाद मुत्तकी ने मॉस्को की और अब भारत की यात्रा की है, उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं मानती हूं कि अमेरिका का एक से तो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि डिसिसिव से इसमें अमेरिका का रहा, क्योंकि बाकी के भी जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उन सभी के द्वारा इस बैन को उठाने की बात की गई, इस पे सहमति प्रदान की गई, देयर वाज अ कंसेंसस, और उसके बाद उनको यात्रा करने की इजाजत दी गई है। जी अंबर।
जी, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति बनती जा रही है, कहीं न कहीं लग रहा है कि हम अब वो अमेरिका के द्वारा यूज़ होने के बाद अब ऑलमोस्ट थ्रो होने की कगार पर है। जितना इस्तेमाल पाकिस्तान का अमेरिका ने करना था, वो कर लिया क्योंकि अब जो स्ट्राइक की उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर, कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें डेस्परेशन में न होती नज़र आ रही हैं और साथ ही इंटरनल जो क्राइसिस हैं, बलूचिस्तान पश्तून मूवमेंट, पीओजे और उस सब के बीच में एक लोकल जो फिर उनका इकोनॉमिक क्राइसिस और इनफैक्ट अब जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान है, उसने भी सड़कों पर रैली निकाली और वहाँ पे इंटरनेट, मोबाइल सेवाएँ सब बंद की क्योंकि जो हुँ। गाज़ा पीस प्लान उन्होंने साइन किया है, टीएलपी को हम जानते हैं कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट है, साद रिज़वी जो उसके लीडर हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? क्योंकि सेंटिमेंट्स तो उनके एंटी अमेरिका, इज़राइल काफ़ी हाई हैं। पाकिस्तान की स्थिति दिन पर दिन और खराब होती जा रही है अंबर, और खराब होती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को प्रजातांत्रिक मूल्यों को, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट्स को ताक पर रख के मैं कहूंगी कि वहां की जो सेना है वो सरकार को चला रही है। और जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वहां के, देखिए, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा से हम बार बार विरोध की आवाजें देखते हैं, वो क्यों देखते हैं? जितने नेचुरल रिसोर्सेज से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उनका उपयोग, डिसीजंस, ये जो वहां की सेना है वो अपने इंटरेस्ट में ले रही है। और सेना भी क्या, वो जो ये आला अधिकारी है वहां के, वो अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, अपने जो लालच या स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए जो लगातार कर रहे हैं, उसका हम कहीं ना कहीं अब परिणाम भी देख रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि जो स्थितियां अभी बनी हैं, कल देखिए यूएस की तरफ से एडवाइजरी अचानक जारी की गई, मुत्तकी के भारत आने के बाद काबुल पर हमला किया गया, जिसके लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया। और इसके बाद कल अचानक से यूएस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, हमने देखा वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, वहां तमाम जो इस प्रकार की संचार की सेवाएं हैं वो बाधित हो गई, जनता को बाहर ना निकलने के लिए निर्देश दिए गए, अमेरिकन को, अमेरिकी सरकार ने वहां से जगह छोड़ने के लिए कहा। तो जो एक उथल पुथल की स्थिति बनी है, आप देखिए पहले ही वहां चाइना बैठा हुआ है, उसके बाद कसर रह गई थी तो पाकिस्तान ने अमेरिका को इनवाइट कर लिया, उसके बाद कसर रह गई थी तो अफगानिस्तान के किस प्रकार से एक बहुत ही खराब एंगेजमेंट में अभी पाकिस्तान है, भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करवा दिए, तब जबकि पाकिस्तान में खुद तहरीके तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान की बची खुची प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसको खत्म करके वहां पर शरिया लॉ लगाने की बात करते हैं। तो तहरीके तालिबान तो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आपको याद होगा 2015 में वहां के एक स्कूल पर अटैक करके किस तरह से तहरीके तालिबान ने वहां के मासूम बच्चों को मारा था। और इससे भी जो वहां की सरकार है और जनता है, वो सबक नहीं सीखती है। तो अभी जो पाकिस्तान की स्थिति है, जिस तरह से जिन आतंकवादी संगठनों को उसने पाल पोस के बड़ा किया है, वो अंबर अब पाकिस्तान को ही खाने के लिए तैयार है, मैं ये कहूंगी। और जो एक अपने आप को आर्थिक ट्रैप में पाकिस्तान की सेना ने फंसाया है चीन और अमेरिका के, तो अब उसके भी रेपरकशंस जो है वो पाकिस्तान की जनता को भुगतने पड़ेंगे। पॉलिटिकली तो हम जानते ही हैं कि एक फेल्ड स्टेट है, सोशली एक फेल्ड स्टेट है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जियो पॉलिटिक्स में जो लगातार कुछ लोग बात कर रहे थे कि अरे भाई देखो पाकिस्तान की विदेश नीति को, वो हर जगह जाकर के इंगेज कर रहे हैं। सऊदी के साथ में उन्होंने एक हिस्टोरिक वो पूरा डिफेंस पैक्ट कर लिया, हमने इस पर चर्चा भी की थी। अमेरिका को अपने यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं, चीन ऑलरेडी है। भैया आप अपने आप को यदि हर जगह गिरवी रखते चल रहे हैं, तो कल एक टीवी पैनल पर मैं जुड़ी थी जिसपे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने इस बात को कहा कि हम जिस शोचनीय स्थिति में हैं अभी ट्रंप के लिए हमें नोबेल पीस प्राइज तो क्या, हमें अगर कोई ऑस्कर अवार्ड के लिए भी उन्हें नॉमिनेट करने को कहा जाता तो हम करते, एंड वी ऑल लाफ्ड। लेकिन इसके पीछे कितनी पिटीफुल सिचुएशन है पाकिस्तान की, हमें वो समझने की जरूरत है। पाकिस्तान का अपना कोई से बचा नहीं। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे अंबर कि वहां कुछ बहुत सीरियस अनरेस्ट भी हो सकता है हमको बनते हुए और उठते हुए दिखाई दे। जी अंबर। बिल्कुल और जिस तरह से पाकिस्तान ने डेस्परेशन में, पाकिस्तान को तो ख़ैर सिर्फ़ पैसे की ज़रूरत होती है और इसी की वज़ह से पाकिस्तान अमेरिका द्वारा इस्तेमाल हुआ और अब पूरे रीजन में इर्रेलेवेंट हो गया। जिस तरह के इंटरनल क्राइसिस है उस सब के बीच में जो पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन है वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि अलग-अलग जो मूवमेंट चल रहे हैं वो भी मज़बूत होते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का क्या होने वाला है पूरे इस रीजन में, कुछ हम अहम बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यू नेवर नो कि बहुत जल्दी भारत और अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करें और फिर उसके बाद काफ़ी कुछ बदल जाएगा इस रीजन में।
अंशु जी, आप इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ी, हमेशा की तरह आप इतनी डिटेल जानकारी साझा करती हो और दर्शकों को बहुत पसंद आता है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंबर, बहुत-बहुत शुक्रिया और अपने सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।